नमस्कार। हमारे आसपास जो जिंदगी है उसकी इतनी सारी किस्में, ये वाकई एक बहुत बड़ी पहेली है ना? इस पहेली को सुलझाने की जो चाबी है वो है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, यानी जैव विकास। तो आज चलिए समझते हैं इस दिलचस्प प्रोसेस के पीछे के साइंस और इसकी थियरीज को। तो सबसे पहला और जरूरी सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर धरती पर इतने अलग अलग तरह के जीव जंतु पेड़ पौधे क्यों हैं। एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक विशाल ब्लू व्हेल तक, इस कमाल की वैरायटी के पीछे की कहानी क्या है? इस सवाल का जवाब छिपा है जैव विकास में। ये एक बहुत ही धीमी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें लाखों करोड़ों सालों में आसान से जीवन रूपों से मुश्किल और कॉम्प्लेक्स जीव बने हैं। और पता है, ये कहानी सिर्फ गुजरे जमाने की नहीं है, ये तो आज भी इसी पल हमारे चारों तरफ चल रही है। लेकिन सवाल ये है कि वैज्ञानिक इतने बड़े नतीजे पर पहुंचे कैसे? आखिर क्या सबूत है हमारे पास? चलिए जरा उन सुरागों की पड़ताल करते हैं जो इवोल्यूशन के पक्के सबूत देते हैं। यही वो सबूत हैं जिन्होंने जीवन की इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़ा है। देखिए, सबूत किसी एक जगह से नहीं बल्कि कई अलग अलग फील्ड से आते हैं। हम जीवों की शारीरिक बनावट और उनके भ्रूण के विकास में समानताएं देखते हैं। हमारे अपने शरीर में कुछ ऐसे अंग हैं जो हमारे विकास के अतीत की गवाही देते हैं। और हाँ, सबसे जबरदस्त सबूत तो हैं फॉसिल्स, यानी जीवाश्म, जो हमें वक्त में पीछे ले जाकर पुराने जमाने के जीवन की एक झलक दिखाते हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प सबूत की बात करते हैं। ये है समजात और समरूप अंगों के बीच का फर्क। समजात अंग मतलब जिनकी बनावट और ओरिजिन तो सेम है लेकिन काम अलग अलग। ये इशारा करता है कि उनका कोई कॉमन पूर्वज रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ है समरूप अंग, काम तो एक जैसा करते हैं पर उनकी बनावट बिल्कुल अलग होती है। इसे समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं। जरा इंसान के हाथ और चमगादड़ के पंख के बारे में सोचिए। ऊपर से देखने में तो बिल्कुल अलग है ना? एक पकड़ने के काम आता है, दूसरा उड़ने के। लेकिन अगर हम इनकी हड्डियों की बनावट देखें तो पैटर्न एकदम एक जैसा है। ये क्या बताता है? यही कि कहीं ना कहीं बहुत पहले इनका कोई एक ही पूर्वज था। और फिर हमारे शरीर में ही कुछ सबूत छिपे हैं। इन्हें कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ये हमारे इवोल्यूशनरी पास्ट के, आप कह सकते हैं, लेफ्टओवर्स हैं। जैसे कि हमारा अपेंडिक्स हमारे पूर्वजों के लिए शायद एक काम का था, पर आज हमारे शरीर में इसका कोई खास रोल नहीं है। ये एक तरह से हमारे विकास के सफर की जिंदा निशानी है। देखिए, एवोल्यूशन की ये थ्योरी कोई एक दिन में नहीं बन गई। ये कई साइंटिस्ट्स की सालों की मेहनत का नतीजा है। तो चलिए जरा इस थ्योरी के सफर पर चलते हैं। लेमार्क के शुरुआती आइडियाज से लेकर डार्विन की क्रांतिकारी सोच तक, और फिर ह्यूगो डी व्रीज के म्यूटेशन के जरूरी कॉन्सेप्ट तक। तो कहानी शुरू होती है जीन बैप्टिस्ट लेमार्क से। हाँ, ये सच है कि आज उनकी थियोरी को सही नहीं माना जाता, लेकिन ये एवोल्यूशन को एक नेचुरल प्रोसेस की तरह समझाने की दिशा में एक बहुत ज़रूरी और शुरुआती कोशिश थी। तो लेमार्क का आइडिया क्या था? उनका कहना था उपार्जित लक्षणों की विरासत। मतलब जो गुण कोई जीव अपनी जिंदगी में हासिल करता है वो अपने बच्चों को दे देता है। उनका सबसे फेमस एग्जाम्पल है जिराफ का। उनके हिसाब से जिराफों ने ऊंचे पेड़ की पत्तियां खाने के लिए अपनी गर्दन को खींचा और ये लंबी गर्दन उनके बच्चों में चली गई। अब हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसे बदलाव हमारे डीएनए में नहीं होते। लेमार्क के बाद इस कहानी में एंट्री होती है चार्ल्स डार्विन की, और उन्होंने एक ऐसा आइडिया दिया जिसने बायोलॉजी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये था नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। डार्विन ने HMS बीगल नाम के जहाज पर दुनिया भर का 5 साल लंबा सफर किया। इस सफर में उन्होंने जो कुछ देखा, चाहे वो गैलापागोस आइलैंड्स की अलग अलग चिड़िया हों या साउथ अमेरिका में मिले जीवाश्म, उन्होंने हर जगह कुछ ऐसे पैटर्न देखे जिनका जवाब सिर्फ और सिर्फ इवोल्यूशन ही हो सकता था। तो डार्विन का ये नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत काम कैसे करता है? इसके कुछ मेन पिलर्स हैं। पहला, जीव जरूरत से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। इससे खाने पीने और रहने के लिए एक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी जिंदा रहने की जद्दोजहद शुरू हो जाती है। अब एक ही स्पीशीज के जीवों में भी छोटे मोटे फर्क होते हैं, और यही आता है आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब वो जीव जो अपने माहौल के हिसाब से सबसे ज्यादा फिट होते हैं, उनके ही जिंदा रहने और अपने गुण अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं।
लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। डार्विन के बाद साइंस ने और तरक्की की, खासकर जेनेटिक्स की फील्ड में। मेंडल के काम और फिर डीएनए की खोज ने डार्विन के आइडियाज को और भी मजबूत बनाया और उसे एक नया रूप दिया। यहाँ ह्यूगो डी व्रीज जैसे साइंटिस्ट का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट दिया। म्यूटेशन मतलब डीएनए में अचानक होने वाला कोई बदलाव। अब देखिए, डार्विन ये तो जानते थे कि जीवों में वेरिएशन यानी फर्क होता है, पर वो ये नहीं जानते थे कि ये फर्क आता कहाँ से है। म्यूटेशन ने इसी सवाल का जवाब दिया। तो जब हम डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन के आइडिया को मॉडर्न जेनेटिक्स मतलब म्यूटेशन जैसी चीजों के साथ मिला देते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं नव डार्विनवाद। और आज इवोल्यूशन को समझने का यही सबसे मजबूत आधार है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि नेचुरल सिलेक्शन द्वारा होने वाला इवोल्यूशन ही वो सेंट्रल सबूतों पर आधारित थ्योरी है जो हमें समझाती है कि धरती पर इतने तरह के जीव जंतु क्यों हैं। ये वो एक धागा है जो बायोलॉजी की हर फील्ड को, फॉसिल से लेके जेनेटिक्स तक, सबको एक साथ जोड़ता है। तो चलिए इसे एक दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर इवोल्यूशन एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, तो सोचिए आज से लाखों साल बाद ये दुनिया, यहाँ का जीवन कैसा दिखेगा? क्या इंसान भी बदल जाएंगे? क्या कोई नई स्पीशीज सामने आएगी? यह सवाल हमें याद दिलाता है कि इवोल्यूशन की ये कहानी कभी रुकती नहीं है।